बच्चों, आज हमारा बही खाता में अध्याय 5 साझेदारों के समापन। आपका क्या नाम है? साझेदारी फर्म का समापन। समापन में हम वसूली खाता हम दूसरा बनाने जा रहे हैं। तो वसूली खाते का प्रारूप मैंने पहले भी पिछले कक्षा में बताया था और आज हमारा ये सेकंड क्लास है। तो यहाँ पर लिखेंगे विवरण, फिर हमारा ये रकम, फिर विवरण और ये रकम। इस तरह से ये हमारे कॉलम हम बना लेंगे। डेबिट पक्ष और हमारा ये है क्रेडिट पक्ष। दो पक्ष वसूली खाता में होते हैं। अब हमारे पास जो प्रश्न है, प्रश्न को हम पहले देखते हैं। प्रश्न में है x और y साझेदार हैं और उनका लाभ हानि अनुपात 2:3 है तथा चिट्ठा इस प्रकार है। ये चिट्ठा दिया हुआ है तो हम इसे चिट्ठे के आधार पर, चिट्ठे में आपको मालूम है एक तरफ दायित्व और दूसरी तरफ संपत्ति है। तो चिट्ठे में हम देखेंगे दायित्व में क्या क्या दिया हुआ है। तो दायित्व में पूंजी दिए हैं x और y के। x के पूंजी है 10,620 और y के पूंजी 6,321 दिए हुए हैं। तो अगर हम इनके पूंजी को जोड़ करके लिख सकते हैं, 10,000 है तो ये कितना हो जाएगा 1 और ये 4, 6, 3, 9 और ये 6 यानी 16,941 इनकी पूंजी है। x की 10,620 और y की 6,321। फिर विविध लेनदार हैं 8,250। इस तरह से अगर हम दायित्व की टोटल बात करें तो 25,191 है। ठीक इसी तरह से हमारे जो संपत्ति तरफ है, ये क्या है? ये दायित्व है और ये संपत्तियां है ना। तो संपत्तियां में आपके रोकड़ हैं, देनदार, स्टॉक, फर्नीचर, फ्री होल्डर, प्रॉपर्टी। रोकड़ में आपका 2,175 दिया हुआ है, देनदार 6,504 हैं, स्टॉक 12,087 रुपये है, फर्नीचर 225 रुपये और फ्री होल्डर संपत्ति जो है वो है 4,200। तो इस तरह से ये हमारा चिट्ठा है। चिट्ठे में आपको मैंने पहले भी बताया था कि संपत्ति और दायित्व के दोनों सेम रहते हैं। तो यहाँ पर दोनों सेम दिया है। अब ये फर्म समापन हो रहा है, बंद हो रहा है। बंद होने के दौरान कुछ आवश्यक संशोधन हुए हैं। जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि देनदार पुस्तक मूल्य प्राप्त हुआ, मतलब जो भी देनदार था वो हमको, जैसे हमारे सवाल में जो देनदार है वो हमको मिल गया है। फिर स्कंद का एक भाग, स्कंद यानी क्या है? स्टॉक। तो स्टॉक का एक भाग जो है 13,000 में बिका और शेष को x ने 2,291 में खरीद लिया। तो हमारा स्टॉक भी पूरी तरह से बिक गया। अब फिर क्या है? x ने फर्नीचर भी 200 रुपये में खरीद लिया है। इसके आगे सवाल में हमारा दे रहा है तथा फ्री होल्डर संपत्ति को 4,075 में बेच दिया गया। मतलब जो ये फ्री होल्डर संपत्ति है ये भी हमारा 4,075 में बिक गया है। और जब ये समापन होता है तो कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, व्यय होते हैं, खर्चे होते हैं। तो समापन व्यय हमारा कितना हुआ है? 345 रुपये हुए हैं। हमको बनाना क्या है? वसूली खाता बनाना है। तो वसूली खाता बनाने के लिए मैंने एक प्रारूप बनाया। वसूली खाता, इसके डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष। डेबिट में विवरण रकम और क्रेडिट में भी विवरण
रकम। अब मैंने इससे पहले बताया था कि हम डेबिट पक्ष में क्या क्या लिखेंगे चिट्ठी के आधार पे और क्रेडिट पक्ष में क्या क्या लिखते हैं। तो सबसे पहले हम जो डेबिट में ये जितनी संपत्तियां हैं रोकड़ छोड़ करके ये सारी संपत्तियों को हम यहाँ पर लिखते हैं। जो भी संपत्ति है उसको हम यहाँ लिखेंगे। संपत्ति में आप रोकड़ छोड़ करके आपके पूरा देनदार, स्टॉक, फर्नीचर और फ्री होल्डर प्रॉपर्टी सेम टू सेम इसको हम उतार देते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे विविध संपत्तियों से या टू लिख सकते हो। तो सबसे पहला क्या है देनदार, देनदार। फिर क्या है स्टॉक, फिर आपका फर्नीचर और है फ्री होल्डर संपत्ति लिख सकते हैं, संपत्तियां। अब हम इनके जो अमाउंट हैं उसको हम लिखेंगे। तो देनदार के हमारे कितने हैं 6,504 रुपये, 6,504 रुपये। फिर आपकी स्टॉक है 12,087। फिर फर्नीचर है 225 और फ्री होल्डर कितना है 4,200 रुपये। 4,200 रुपये हम इसको लिख देते हैं। ये जो है हमने ये पूरी जो संपत्ति है सेम चिट्ठे से हम इसको यहाँ उतारते हैं। अब इसके बाद हम जो दायित्व है यहाँ लिखेंगे विविध दायित्व को। दायित्व में हम देख रहे हैं पूंजी जो है इसको हम नहीं लिखते हैं। पिछली कक्षा में भी मैंने बताया कि पूंजी को नहीं लिखते हैं। अगर हम पूंजी को छोड़ देते हैं तब हमारे पास दायित्व में एक ही कॉलम आता है, वो है विविध देनदार। तो हम इसको लिखेंगे विविध देनदार। विविध देनदार हमारा 8,250। तो यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हो गया। जो हमको सेम चिट्ठे से जो जो चीज उतारने हैं इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है। मेरे ख्याल से आपको भी अच्छे से समझ में आ गया होगा यहाँ तक। एक बार फिर से आप देख लो, सेम टू सेम रोकड़ छोड़ करके जितने भी संपत्तियां हैं उसको हम वसूली खाता के डेबिट तरफ में उतार देते हैं, कोई भी चेंज नहीं करते हैं। इसके बाद हम क्रेडिट तरफ में चिट्ठी के जो दायित्व हैं पूंजी छोड़ करके उसको हम सेम लिख लेते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए, अब हम आगे जब चलते हैं जो यहाँ अतिरिक्त सूचना दिया है उसके आधार पर हम आगे काम करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो चीज हमको बिक्री हो चुका है। तो अब देखिए इसमें आगे हम क्या करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे जो खर्चे हैं, क्या जो हमारे खर्चे हुए हैं। तो खर्चे में सबसे पहले हमारा खर्चा क्या हुआ है, लेनदार जो है लेनदार का हम भुगतान कर चुके हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रोकड़ खाता से और यहाँ लिख देंगे देनदार का भुगतान
भुगतान, देनदार का भुगतान कितना है 8,250, ये सेम हम काट देंगे 8,250, क्योंकि ये हमको भुगतान करना है तो ये खर्चा हो गया। और हम देखते हैं और हमने क्या चीज भुगतान किया, तो यहाँ पर देखते हैं इधर कोई भुगतान नहीं है, ये भी फर्नीचर भी हमने बेचा है, ये सामान्य व्यय समापन, ये समापन व्यय 345 है, ये भी क्या है खर्चा है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे रोकड़ खाता से, यहाँ लिख देंगे समापन दे, तो समापन दे यहाँ पर कितना हो रहा है 345 रुपये, 345 रुपये। अब हमारे पास जो भी खर्चे थे हमने यहाँ लिखा, ये दो चीज खर्चे थे और बाकी सेम उतारे। अब इधर हम लिखेंगे जो हमको प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमको देनदार प्राप्त हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे रोकड़ खाता को, यहाँ लिख देंगे देनदार से प्राप्त हुआ, यहाँ साफ किताब किस्त के मूल पर, यानी जितना देनदार यानी 6,504 रुपए, तो 6,504 रुपए। अब दूसरा चीज और क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ पर स्कंद का एक भाग 13,000 रुपए में बिका और शेष में एक्स ने खरीद लिया, तो यहाँ पर स्कंद बिक गया है, कितने में बिका है 13,000 में, तो यहाँ पर आप लिख लो स्टॉक खाता हो, और ये बिका है कितना 13,000 में, स्टॉक हमारा 13,000 में बिक गया और शेष यक्स ने 2,291 में और एक्स ने फर्नीचर भी खरीद लिया। मतलब यहाँ पर एक्स जो है दो चीज खरीद रहा है, स्टॉक का शेष भाग और फर्नीचर, तो हम इसको एक साथ कर सकते हैं, यहाँ लिखेंगे एक्स का पूंजी खाता को, क्या क्या चीज एक्स ने खरीदा, हम दोनों को एक साथ कर सकते हैं, तो यहाँ पर 2,291 और फर्नीचर भी इसने खरीदा है, फर्नीचर कितने का खरीदा है 200 रुपए में, तो ये 200 रुपए का ये इसने फर्नीचर खरीदा है, मतलब एक्स से हमको प्राप्त कितना हो जाएगा 2,491, तो हम यहाँ लिख देंगे, यही लिख देते हैं 2,491, और हमको देखना है कि और क्या प्राप्त हुआ है, तो शायद अब इसमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ, एक चीज और बचा, ये फ्री होल्डर संपत्ति 4,075 में बेच दी गई है, तो ये भी है, इसको भी हम लिखेंगे रोकड़ खाता को, यहाँ लिख देंगे फ्री होल्ड संपत्ति, फ्री होल्ड संपत्ति कितने का है 4,075। अब शायद इसमें कोई ऐसा नहीं है जिसकी हमने लेखा यहाँ नहीं किया है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने जब टोटल इसका लेखा कर लिया है, तो वसूली खाते का मतलब है कि हमको ये पता करना है कि लाभ है कि हानि है। हम इधर के टोटल करते हैं कितना आता है, जब हम
टोटल में क्या करना है, 8,250 रुपये, फिर ये 6,504 और ये 13,000, फिर आपका ये हो गया 2,491 और ये हो गया 4,075। तो टोटल हमारा आ जाता है इधर 34,320, 34,320। अब इधर का हमको टोटल करना है, कितना है, इधर का अगर हम टोटल करते हैं तो इधर का आता है 31,691। रफ का थोड़ा सा हम इधर कर लेते हैं, 31,691, 31,611। अब 31,611 को हम किसमें माइनस करेंगे, 34,320 में। तो अब हम इस सवाल को करने के लिए थोड़ा सा हम यहाँ पर मिटाते हैं, क्योंकि हमारे पास जगह की थोड़ा कमी है। तो चलिए यहाँ पर हम लाभ ज्ञात कर रहे हैं। लाभ बराबर 34,320 और इधर का हमारा टोटल आया 31,611, 10 में 9 0 और ये हो गया 6 5 और ये हो गए 2, यानी टोटल हमारा कितना हो गया, सॉरी 2709। तो ये लाभ बता रहा है यहाँ पर। अब इस लाभ को हम आपस में डिवाइड करेंगे, कितने अनुपात में, 2 और 1 के अनुपात में। तो यहाँ पर लिख देंगे लाभ से, और हमारे पास जगह नहीं है, हम यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर अलग से दोनों का कर देते हैं, x का और y का। तो x का लाभ आ गया आपका, y का हो गया 903 और इसका डबल हो जाएगा y का 1806। नीचे हम लिख देंगे टोटल जो है 34,320। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे जो वसूली खाता तैयार हुआ, वो वसूली खाता हमको बता रहा है कि फर्म को लाभ हुआ है और x का भाग जो है 1806 है और y का भाग 903 है। ये प्रश्न है, इसमें और आगे भी जा सकता है, लेकिन प्रश्न में सिर्फ हमको क्या कर रहा है, वसूली खाता बनाइए, इसलिए हम सिर्फ वसूली खाता ही आपको बताए हैं। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। इसमें एक चीज ध्यान देना है कि जब भी आप चिट्ठे से वसूली खाता में उतारते हैं तो चिट्ठी की जो भी संपत्ति दी है उसको हम डेबिट तरफ में लिखेंगे, जो उनका त्यों उतारेंगे उसमें कोई आपको दिमाग यूज नहीं करना है। और इसी तरह से दायित्व तरफ भी से जो दायित्व दिया है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, दायित्व से जब हम कोई चीज वसूली के क्रेडिट तरफ लिखते हैं तो पूंजी को नहीं लिखते हैं, सिर्फ लेनदार या देय या विनियोग उसी को हम लिखते हैं। मैंने आपको पिछले कक्षा में बताया था। संपत्ति की बात करें तो संपत्ति में भी रोकड़ और बैंक को छोड़ करके बाकी जो भी संपत्तियां है उसको हम इसमें दिखाते हैं। तो ये हमारा वसूली खाता तैयार हो गया। अब हम कुछ आपको कल के लिए प्रश्न भी देंगे जिसको आपको करके हमको भेजना है, हमारे व्हाट्सएप में आप भेजेंगे। तो पहला प्रश्न है, पिछले कक्षा से हम संबंधित लेते हैं कि वसूली
खाता का अर्थ समझाइए। और दूसरा प्रश्न है हमारा, मैंने कुछ प्रश्न छाटा है आपके लिए। दूसरा प्रश्न है कि x, y एवं z साझेदार हैं जिनका लाभ हानि अनुपात 3:2:1 है। 3:2:1 है। लाभ जो है 4500 रुपये हुआ है। आपको करना क्या है, x, y और z का लाभ बताना है। तो x, y और z का लाभ बताइए। ये दूसरा प्रश्न है। और एक प्रश्न और है, आप उसको लिख लेंगे कि वसूली खाते के डेबिट पक्ष में कौन कौन सी मदें लिखी जाती है। तीसरा प्रश्न आपका है वसूली खाते के डेबिट पक्ष में लिखे जाने वाले मदें बताएं। तो ये 3 प्रश्न आपको करने हैं। वसूली खाता का अर्थ समझेंगे और x, y, z एक साझेदार हैं जिनका लाभ हानि अनुपात 3:2:1 है। लाभ जो है 4500 रुपये है और x, y और z का लाभ बताना है। तीसरा है वसूली खाते के डेबिट पक्ष में लिखे जाने वाले मदें बताने हैं। तो इस तरह से आज का ये क्लास जो है यहीं पे समाप्त होता है। अगले क्लास में हम फिर कोई प्रश्न लेकर आएंगे।